वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 12 जुलाई 2026 है और आज हम 12 जुलाई 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। यह दिवस जो है परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। इस दिवस की शुरुआत जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1989 1989 में की गई थी और यह जो दिवस है 11 जुलाई 1987 को जो विश्व की जनसंख्या 5 अरब होने की घटना से प्रेरित है। तो 11 जुलाई 1987 को जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी तो उसी की प्रेरणा स्रोत से ये जो है 11 जुलाई जो है चूज किया गया कि विश्व जनसंख्या दिवस के लिए। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो 2026 में मनाया गया, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? इसकी थीम थी रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। मतलब युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। तो याद रखना आप, विश्व जनसंख्या दिवस जो है हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई नीति 2026-2031 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। तो झारखंड सरकार ने एआई पॉलिसी 2026-2031 लॉन्च की है। इस नीति का उद्देश्य है कि 10,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना तथा राज्य को एआई एवं डिजिटल नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाना। डिजिटल नवाचार मतलब डिजिटल इनोवेशन करवाना। इसके तहत जो है 1 लाख जो एआई आधारित रोजगार होंगे, उनका सृजन हो और 1,000 एआई स्टार्टअप्स और 50 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह जो नीति है कृत्रिम बुद्धि मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित उद्योग, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। नीति के तहत 1,000 जो एआई स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि झारखंड को एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रमुख निवेश केंद्र बनाना है। तो याद रखिएगा कि जो एआई नीति है 2026-2031 वो झारखंड सरकार ने लॉन्च की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ग्राम स्तरीय दूरसंचार नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण का शुभारंभ किन संस्थाओं ने संयुक्त रूप से किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्राई एवं डाक विभाग। तो ट्राई और डाक विभाग ने संयुक्त रूप से भारत का सबसे बड़ा ग्राम स्तरीय दूरसंचार नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण शुरू किया, मतलब टेलीकॉम नेटवर्क परफॉर्मेंस सर्वे। इस सर्वे का जो लक्ष्य है कि इस सर्वे के माध्यम से जो है 5.68 लाख जो है उनसे ज़्यादा गाँव में जो मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है उसका सर्वे किया जाएगा। और जिसका जो सर्वे है वो ऐप बेस्ड सिस्टम से होगा, ऐप आधारित प्रणाली से किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोबाइल कनेक्टिविटी है और दूरसंचार सेवा में अगर कोई भी खामी पाई जाती है या कम कनेक्टिविटी है तो उसमें सुधार किया जाएगा। जो ट्राई है उसका जो फुल फॉर्म होगी वो होगी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ट्राई की जो स्थापना थी वो हुई थी 1997 में, 1997 में। यह जो सर्वे होगा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के किस फ्लीट में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्टर्न फ्लीट। तो आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 को भारतीय नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा और अंतिम स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है। इस युद्धपोत का जो डिजाइन है भारतीय नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, जबकि इसका निर्माण जो है मैगजॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई ने किया है, एमडीएल ने। तो आईएनएस महेंद्रगिरी को के शामिल होने से भारतीय नौसेना की जो समुद्री सुरक्षा और क्षमता मजबूत होगी और तथा आत्मनिर्भर जो भारत के तहत जो स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट 17 ये जो है प्रोजेक्ट 17 शिवालिक श्रेणी का उत्तम संस्करण है। इसका उद्देश्य उन्नत स्टील्थ, बेहतर ऑटोमेशन, आधुनिक नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली और अधिक युद्ध क्षमता वाले फ्रिगेट विकसित करना है। प्रोजेक्ट 17 भारत की सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी युद्धपोत निर्माण परियोजनाओं में से एक है। तो आईएनएस महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना के किस फ्लीट में शामिल किया गया है? ईस्टर्न फ्लीट में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
एंडी बर्नहैम। तो एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। उन्हें लेबर पार्टी के 403 में से 322 जो सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ है, और यदि उनकी उम्मीदवारी की पुष्टि होती है तो वे जो कीर स्टार्मर हैं, जो वर्तमान में जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जगह लेंगे। लेबर पार्टी के नियमों के अनुसार नेतृत्व चुनाव लड़ने के लिए सांसदों का निर्धारित समर्थन आवश्यक होता है। लेबर पार्टी के कुल सदस्य हैं 403, और एक मात्र उम्मीदवार बनने के लिए जो समर्थन जो बहुमत की जरूरत होती है वो है 323 के। और एनडी बर्नम के पास कितने सदस्य हैं? 322। अगर कोई दूसरा इनके खिलाफ अगर अपोजिशन में इनसे अपोनेंट के रूप में लड़ना चाहता है तो उसके पास मिनिमम 81 वोट्स मेंबर्स जो हैं वो होने चाहिए, सांसदों का समर्थन होना चाहिए। अगर ये 323 अगर एनडी बर्न हम ले लेते हैं तो उसके बाद में पीछे बच जाते हैं 80। तो 80 मतलब ये 323 एक पूर्ण बहुमत मिलता है। तो उसके बाद दूसरा कोई उनके सामने अपोजिशन उनके सामने कोई भी नहीं होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WDMMA ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स 2026 में भारतीय वायुसेना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीय स्थान। तो वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2026 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स में भारतीय वायुसेना को विश्व का तीसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना का दर्जा मिला है। लगातार 5वीं बार भारतीय वायुसेना ने तीसरा स्थान हासिल किया है, और इस रैंकिंग में भारत ने चीन की जो एयरफोर्स है उसको भी पीछे छोड़ा है। WDMMA जो है केवल विमानों की संख्या ही नहीं बल्कि संचालन क्षमता, मतलब ऑपरेशन कैपेबिलिटी क्या है, विमान बेड़े की विविधता मतलब फ्लीट डाइवर्सिटी क्या है, उसमें मॉडर्नाइजेशन कितना है, उसमें लॉजिस्टिक्स किस आधार से है, उन सब के आधार के ऊपर रैंकिंग जारी करती है। इस रैंकिंग में अमेरिकी वायुसेना जो है USAF जो पहले स्थान पर रही, और दूसरे के ऊपर रूसी वायुसेना रही। WDMA ने 2006 की रैंकिंग में 103 देशों की 129 वायुसेना को 2026 में रैंकिंग में 103 देशों की जो है और 129 वायुसेनाओं का मूल्यांकन किया है। रैंकिंग में 48,000 से अधिक सैन्य विमानों को शामिल किया गया। WDMA में जो है अपनी ट्रू वैल्यू रेटिंग TVR प्रणाली के आधार के ऊपर रैंकिंग चेक करता है। अभी मैंने एक चीज बताई कि 2026 की रैंकिंग में 103 देशों की 129 वायुसेना। आप ये सोच रहे हो 103 देश हैं तो 129 वायुसेना कैसे हुई? इसमें जो है क्योंकि कुछ देशों की जो है एक से अधिक मिलिट्री एयर आर्म्स जो होती है उनको भी अलग अलग गिना जाता है। जैसे कि एयरफोर्स तो एक है ही, उसके अलावा नेवल एविएशन भी होती है, आर्मी एविएशन भी होती है, और मेरीन कॉर्प्स एविएशन भी होती है। तो ऐसे करके जो 103 देश हैं उनके 129 वायुसेनाएं गिनी गई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने कितने नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI पंजीकरण दिलाने में सहायता की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 28। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 28 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI पंजीकरण GI टैग दिलाने में सहायता की है। तो इसके साथ ही नाबार्ड द्वारा समर्थित GI उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई है? वो हो गई है 176, 176। नए GI उत्पादों में हस्तशिल्प हो गया, हथकरघा वस्त्र हो गए, बांस शिल्प हो गए, धातु शिल्प मतलब धातु से बनी चीजें, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग और वाद्य यंत्र शामिल है। यह जो पहल है पारंपरिक उत्पादों की पहचान, संरक्षण और बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के साथ साथ कारीगरों और उत्पादकों की आय बढ़ाने में सहायक है। नाबार्ड ने GI फैसिलिटेशन सेंटर्स और समर्पित GI स्टोर की भी स्थापना की है। इस पहल से 13,000 से अधिक कारीगरों और उत्पादकों को लाभ मिला है। इससे 50,000 से अधिक जो है प्रत्यक्ष रोजगार जो इम्प्लॉयमेंट जो है वो उनका सृजन हुआ है। तो नाबार्ड ने कितने नए उत्पादकों को GI टैग दिलाने में पंजीकरण दिलाने में सहायता की है? वो की है 28 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयम्बटूर। तो मानव वन्यजीव संघर्ष ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित WIISACON सैकन परिसर में किया गया है। इस केंद्र का उद्देश्य है मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़े मुद्दों पर अनुसंधान, परीक्षण और प्रभावी समाधान विकसित करना। उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह द्वारा किया गया। यह केंद्र जो है फसल क्षति, पशुधन पर हमले, संपत्ति की हानि, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वैज्ञानिक समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेकंड का जो फुल फॉर्म है SACON का, वो फुल फॉर्म है सलीम अली सेंटर फॉर
ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। WIA का फुल फॉर्म वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत में हाथी, तेंदुआ, बाघ और जंगली सुअर मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रमुख कारणों में शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। तो एरो इंडिया 2027 का जो आयोजन है वो कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित येलंका एयरफोर्स स्टेशन में किया जाएगा। यह जो है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है तथा इसका 16वां संस्करण होगा, ये 16th एडिशन होगा। एरो इंडिया का आयोजन जो है प्रत्येक 2 वर्ष में रक्षा मंत्रालय के तहत किया जाता है। इस आयोजन में विमान निर्माता कंपनियां, रक्षा उद्योग, सैन्य प्रतिमंडल और एरोस्पेस क्षेत्र के प्रमुख हितधारक जो हैं वो भाग लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इस आयोजन की नोडल एजेंसी है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करती है। भारत सरकार ने 2029 और 30 तक 3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो याद रखिएगा, एरो इंडिया 2027 जो है वो बेंगलुरु में किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में NDMC क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। यह न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल NDMC द्वारा विकसित एक मल्टीमीडिया एवं डिजिटल नॉलेज सेंटर है। इस पुस्तकालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रख्यात समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के सम्मान में रखा गया है। पुस्तकालय में विद्यार्थियों, जो शोधकर्ता हैं उनके लिए और जो आम नागरिक हैं उनके लिए आधुनिक अध्ययन एवं डिजिटल संसाधनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पुस्तकालय में लगभग 32,000 मुद्रित पुस्तकें हैं और तथा 1 करोड़ ई पुस्तकों का संसाधन उपलब्ध है। इसमें बैठने की जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है वो 200 लोगों की है। और इसमें जो है रीडिंग हॉल होगा, बच्चों का अनुभाग और शोधकर्ताओं बढ़ने के लिए और शोधार्थी जो विद्यार्थी होंगे शोध करने के लिए जो आएंगे, जो लैब्स जो होंगे उनके लिए अलग सुविधाएं दी गई हैं। तो जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो किया गया है नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।